शकाल बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ल्यूसेंट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज है लेक्चर नंबर हमारा, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया, इस लेक्चर नंबर आज हमारा होने वाला 9th। ओके, तो लेक्चर नंबर 7th और 8 जो कि था, मतलब हमने वैदिक पीपल के बारे में पढ़ लिया था, बहुत कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने वैदिक पीपल के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, एंड सेकंड में हमने अर्ली वैदिक पीपल के बारे में, उसके रिलीजियस सोसाइटी, ठीक है, पॉलिटी, ओके, मिलिट्री, सब कुछ देख लिया था। आप जाके देख सकते हो गाइस, प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएगी ल्यूसेंट सीरीज़। तो इस तरह से हमारे जो है आर्ट्स लेक्चर जो ख़त्म हो गए हैं। आज हमारा है 9th सेशन होने वाला, 9th लेक्चर होने वाला है। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है, सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक मिनट, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं सबसे पहले एक मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, एक मिनट। यस, तो कल हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हमने जो ये सारा के सारा जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, मेन टॉपिक कौन सा होने वाला, मेन टॉपिक जो यहाँ पर आएगा दैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड क्या है। अगर हम बात करें लेटर वैदिक टाइम पीरियड की, तो अगर आपसे कोई पूछे, एक मिनट, लेटर वैदिक पीरियड, सो इसका टाइम पीरियड है गाइस, नोट करेंगे, इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। ओके, क्यों अब आसान होने वाला है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो दो नाम है वो देखो सेम जैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ अगर आपने मेरी ये वाला वीडियो देख ली होगी अर्ली वैदिक पीरियड वाइज, तो ये वाला आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो मैक्सिमम वाला अगर आप अगर ओवरऑल 60-70% है ना, वो इसी पे डिपेंड है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड का जो है इसी पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करो या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करो, अगर आपने एक टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरे टॉपिक को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, अगर हमने अर्ली वैदिक पीरियड की लेट कर लो, पॉलिटी भी पढ़ ली है, सोसाइटी भी पढ़ ली है, एंड रिलीजन भी पढ़ लिया है, तो अगर आपको यही क्वेश्चन अगर लेटर वैदिक में पीरियड में आएगा कि डिस्क्राइब द रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, सो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ इसके साथ कंपेयर करना है। बट मेन एक्चुअली बात यह है कि इसमें देखो, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बड़े रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले की सोसाइटी थी वैसी ही आई है। बट अगर बिल्कुल वैसी सेम ही है तो फिर अर्ली और वैदिक लेटर क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि टाइम पीरियड में डिफरेंस है, सेकेंड नंबर पर कुछ चीज़ों में कहीं कहीं पर डिफरेंस आए हुए हैं। ठीक है, सो हम उन डिफरेंसेस को पढ़ते हैं जिसके बारे से जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि यस ये टाइम पीरियड अर्ली है या फिर ये लेटर है। ठीक है, मतलब मेन सेंट्रल आइडिया यही है कि अर्ली वैदिक पीरियड को हम लेटर वैदिक पीरियड के साथ मतलब सेम बोल सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, इससे हमको इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने इसका रिलीजन में क्या पढ़ा था, इसके सोसाइटी में क्या पढ़ा था, ठीक है, और उस पहले वाले में क्या था। देखना, अब मेन एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर सेम ही होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हमने पढ़े थे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, तो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखी थी हमने क्या पढ़ा था कि जो उससे पहले कौन थे, हड़प्पन थे। हड़प्पन का डाउनफॉल हुआ था, और वो जो माइग्रेंट्स आए थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे सेंट्रल एशिया से गाइस। ठीक है, बहुत अच्छे से एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद वो वहाँ पर बसे, बट वेव्स में आए थे, हमने पहले पढ़ा था कि पहले आए थोड़े इस तरह वो सप्त सिंधु बने। क्यों? जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, वो आप सभी कमेंट में करेंगे, जो मैंने पहले पढ़ी कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके पास बस गए थे वो, और उसके बाद इस तरह से वो वहाँ पर उनकी जो सेटलमेंट पूरी तरह से हो गई, वो माइग्रेशन हो गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन डाउनफॉल हो गई, वो अर्ली वैदिक पीरियड था। अब उसके बाद लेटर वैदिक, उसके बाद जो जब पूरी तरह से सेटल हो गए, ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस आई वो हम पढ़ेंगे इस अपने टॉपिक में। सो ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे पॉलिटी कैसी थी, जो पहले कैसी थी, सोसाइटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज यहाँ पर आती है। क्योंकि हमने पता इस टाइम तक जो ब्राह्मणास जो थे, हमने ना वैदिक पीरियड है वो कहीं ना कहीं मतलब अपने ख़त्म की तरफ आ रहा है, या फिर वैदिक टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब वो पूरी तरह से सेटल हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने पढ़ा था लिटरेचर पढ़ा था गाइस, याद करो, तो वेद के बाद क्या आता है, ब्राह्मण आते हैं। ठीक है, वेद संहिता, और सेकंड कौन सा था, ब्राह्मण। तो वेदों के बाद किसका डोमिनेशन आएगा, दैट इज़ ब्राह्मण्स का। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदू मैरिज की कितने टाइप्स हैं। ओके, उसके बाद आता है रिलीजन, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमीज,
उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 पक्का ही आते हैं। इसमें नेक्स्ट इनकी कैपिटल्स आते हैं, ठीक है। तो महाजनपद और इनकी कैपिटल्स मैं आपको अच्छे से आज याद करा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगधा। उसके बाद ये जो ये 3 टॉपिक सिर्फ आपके सिर्फ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया के लिए, तो इनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बन के से मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे, कहीं से क्वेश्चन पूछा देता है, ठीक है। रैंकर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नंदर डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा मौर्य एम्पायर आ जाएगा। ओके गाइस, तो अपने टॉपिक और चलते हैं। आज का टॉपिक जो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है गाइस, तो होप सब कि आप सब बने रहेंगे मेरे साथ। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक और दैट इज हमारा सबसे पहला टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BC तक। ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है, जिसको आर्यवर्त बोला जाता है। नॉर्थन इंडिया को क्या बोला जाता है? आर्यवर्त, जहाँ पर लेटर वैदिक टाइम पीरियड के जो आर्यंस थे वो वहाँ पर सेटलमेंट हो गया होल्डली। अब देखो यहाँ पर अगर मैप ड्रा करें तो अगर मतलब रफली अगर मैप ऐसा ड्रा करते हैं, ओके, तो हमने देखा कि सबसे पहले वो यहाँ से इस जगह पे सब सिंधु इस वाले रीजन में आते हैं। अर्ली वैदिक दैट इज़ 1500 टाइम पीरियड तक है। उसके बाद जब आता है जब उनका मेन टाइम पीरियड लेटर वाला दैट इज़ 1000 BC वाला, ठीक है, तो वो इसके साथ इस वाले इलाके तक भी डोमिनेट हो गया। हमने पढ़ा कि वो वेस्ट में, उसके बाद वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे माइग्रेंट आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वो और ज़्यादा एक्सपैंड होते जाएंगे गाइज। इसी के लिए यहाँ देखिए ये नॉर्थ इंडिया मतलब एक्चुअली मेन यूपी, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न तक ये पंजाब हरियाणा इतना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। और इस नॉर्थन इंडिया पोर्शन को क्या बोला जाता है? आर्यवर्त, ठीक है गाइज, आर्यवर्त। द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगेज दैट इज़ मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया कि गंगा की अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हमने पहले पढ़ा था कि ऋग्वेदों के टाइम पे, वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो गंगा रिवर का कितने बार मेंशन है मैंने बताया था 1 बार, ओके। और सरस्वती रिवर का कितने बार मेंशन था? 3 बार। तो जिससे हमको पता था कि जो सरस्वती थी वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी। उसके बाद जब ये अर्ली पीरियड टाइम पीरियड की बात करें, लेकिन लेटर टाइम पीरियड में सरस्वती से जो सेंटर है ऑफ सेटलमेंट वो गंगा, सरस्वती से लेकर गंगा में शिफ्ट हो गया, क्योंकि गंगा उस टाइम के मतलब उनको ही पता लग गया था। क्योंकि गंगा की बात करो तो वो उसका जो एरिया है, उसका जो अगर आप बात करो उसका जो एरिया है ना ज्योग्राफिकली, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलिट्री वे में या फिर आप देखते हो या फिर ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से, या फिर अगर आप कल्टीवेशन, इरिगेशन जो भी आप कहते हो तो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे जाके बहुत ज़्यादा आगे मेडिवल में पढ़ेंगे कि कंबोज की किस तरह से लड़ाई होती है, ओके, वही एरिया मेडिवल वो वाला लेवल एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और सदियों तक डायनेस्टी टू डायनेस्टी गंगा रीजन को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आगे चलते हैं। देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर सच एज नर्मदा, सदरनिया दैट इज़ मॉडर्न गंडक जिसको बोलते हैं। तो गंडक का पूरा नाम क्या है? सदरनिया। तो अच्छा मेरे से पिछले टॉपिक रह गया दैट इज़ रिवर्स एंड उनके ओल्डेस्ट नेम्स, ठीक है। तो आज नेक्स्ट वीडियो में उनको पक्का ले आऊँगा मैं, ओके। एंड चंबल, सो इन रिवर्स के भी नाम हमको देखने को मिल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स टुवर्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन अ लेजेंड ऑफ तप्था Brahmana, how Vidhamatva migrated from the Saraswati region, crossed Sadarnia and came to the land of Vidya, that is modern Trihut. He, Agni, then went burning along with the earth towards the east. Gautama, Raghuna, the priest, and Vivighamatva followed after him. दैट इज़ द सतपथ ब्राह्मण। इस टेक्स्ट इस एक पर्टिकुलर इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से जो उस टाइम के जो पीपल थे अर्ली वैदिक के पीपल, वो किस तरह से ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ माइग्रेट हुए गाइस, और वो किस तरह से इस इलाके में आके सेटल हुए, ओके। तो किस तरह से हमने कहा इसी इलाके में सरस्वती रही, तो उस सरस्वती रिवर को क्रॉस करके सदरनिया रीजन, दैट इज़ सदरनिया कौन सी रिवर थी अभी हमने इधर पढ़ा, दैट इज़ घंटक, ठीक है, उसको क्रॉस करके इस इलाके में आके सेटल हो गए, ओके। नेक्स्ट क्या है? एमरजेंस ऑफ जनपद कुरु, दैट इज़ कुरु एक जनपद है, ओके। आप आगे जाकर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारतास, पांचालास, कॉम्बिनेशन ऑफ तुरुवाज एंड किरविस, काशी एक्सेट्रा इन डोआब रीजन। सो अगर हमने बात करें, अगर आपने मेरे पीछे बताया तो दशाधन का युद्ध पढ़ा था, तो उसमें ही देखो ये थे, ठीक है। तो जो कुरु है मतलब एक पर्टिकुलर एक गांव, एक विलेज, एक डायनेस्टी बोल सकते हो, ठीक है, या एक एम्पायर बोल सकते हो, उनको मिला के बड़ा महाजनपद बनाया गया था। अब आगे जाके पढ़ते हैं ओके। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशंस विंध्या माउंटेन्स, विंध्या हिल्स जिनको बोलते हैं, विंध्या पर्वत बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस है। सदर्न माउंटेन्स
reference to the territorial division of later Vedas gives the three broad division of India, that is Aryavarta northern India, Madhya Desha central India, and Dakhin Patha southern India. लिटरेचर में हमको विंध्यास माउंटेन्स के बारे में भी देखने को मिलता है। और उसी टाइम पीरियड में, दैट इज़ लिटर वैदिक लिटरेचर का टाइम पीरियड में उन्होंने टेरिटोरियल डिवीज़न की गई थी गाइस। टेरिटोरियल डिवीज़न अभी हमने पहले भी पढ़ा था ये इधर पीछे जाके। ओके, टेरिटोरियल डिवीज़न के हिसाब से जो नॉर्दर्न इंडिया, अब टेरिटोरियल डिवीज़न को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ, मध्य, दैट इज सेंट्रल, एंड द सदर्न। ठीक है, नॉर्थ सेंटर, एक मिनट, नॉर्थ सेंटर एंड द साउथ। ओके, नाउ अगर बात करी जाए नॉर्थ की, तो उन्होंने नॉर्थ में किसको रखा? नॉर्थ में दैट इज़ आर्यवर्त। अब आर्यवर्त हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। आर्यवर्त मतलब हमने नॉर्थन इंडिया, जहाँ पर पूरी तरह से आर्यन जो सेटल हो गए थे, ठीक है। सो नॉर्थ में है आर्यवर्त। सेकंड है सेंट्रल की इंडिया की बात करी जाए तो उसको बोलते थे मध्य देश, ठीक है, मध्य, जिसको आज के टाइम में मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। तो उसका मध्य प्रदेश ही स्टार्टिंग से यही नाम चल रहा है, क्योंकि मध्य में है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में, उस वाले इलाके को मध्य देश बोला जाता था। एंड सेकंड लास्ट को क्या बोलते हैं? दक्षिण, जिसको डायरेक्शन की जैसे बात करेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। सो दक्षिण पथ बोलते थे, ठीक है, सदर्न इंडिया को दक्षिण पथ। तो ये थी ज्योग्राफी। अब हम पढ़ते हैं उनकी पॉलिटी कैसी थी, ठीक है गाइस। Later kingdoms, large kingdoms and stately cities made their appearance in the later Vedic period. In Taittiriya Brahman, we notice the theory of divine origin of kingship. अच्छा, सो यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण की अगर हम बात करें जाए तो आपने मुझे बताना कि ये कौन से उसमें बताया गया हुआ है, वेद में कौन से ब्राह्मण से बताया गया, ठीक है। हमने जब पीछे ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था तो उसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था गाइस। ओके, किसके साथ अटैच है? कौन तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ऋग्वेद के साथ अटैच है? अच्छा, तो पॉलिटी के हिसाब से अगर मिलता है तो काफ़ी लार्ज किंगडम्स, और मतलब लार्ज किंगडम्स लार्ज लेवल पे, क्योंकि उस टाइम के जो पीरियड के जो राजा थे, रूलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने में मैं एक्चुअली विश्वास रखते थे, क्योंकि उस टाइम भी हर जगह पे इतना ज़्यादा रूल नहीं था, अभी नवी वो स्टार्ट हुई थी। सो डायनेस्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा लार्ज वगैरह होने लगी थी। ओके, जैसे एक इंसान है, एक परिवार है, ठीक है, एक फैमिली, एक फादर है, उसके पास इतनी सारी लैंड है, ठीक है। अगर उसके आगे 2 बच्चे हुए तो वो इतनी लैंड इतने में डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका नाम, अगर ये है ए और ये है बी, ठीक है, अगर ए के फिर 2 आगे 3 बच्चे हो गए तो फिर ये लैंड इतने में डिवाइड होगी, ठीक है। और बी के अगर 4 बच्चे हुए तो फिर ये इतने लैंड में डिवाइड होगी। फिर अगर इनके आगे हैं तो फिर ये इतने में होगी, फिर ये इतने में होगी, फिर ये ऐसे कहते कहते फिर बाद में डिवाइड होती है। बट अगर स्टार्टिंग में देखो तो इनिशियली जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा थी उसके पापा। सो मतलब एक एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लंबे बड़े एम्पायर होते थे। ओके, the period also saw the beginning of regular system of provincial government. Thus we find Satrapy began entrusted with the duty of administrating outlying areas occupied by the aboriginals, and the Satrapy begins put over a group of 100 village. Adhikrita was the village officials. Ugras mentioned in the Upanishads was probably police official. तो उस टाइम उसके गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के जो रेगुलर प्रोविंशियल सिस्टम था वो जो गवर्नमेंट में वो स्टार्ट हो गया था, राइट। उसके जो विलेज थे, जो विलेज के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उसको अधिकृता बोलते हैं। देखो यहाँ पर MCQ वाला ये है, अधिकृता बोलते मेन जो विलेज के ऑफिशियल्स थे, जो विलेज के बड़े हैं। और उग्रास जो है हमको किस में मिलते हैं? उग्रास उपनिषद में देखने को मिलते हैं। और जो कि क्या है, दैट इज पुलिस ऑफिशियल्स बोल सकते हो आज के टाइम के, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, SP DSP जो वगैरह वगैरह। ओके, the popular control over the affairs of kingdom was exercised through Sabha and Samiti in the Rigvedic period. Vidhata had completely disappeared by now. विजेता। अच्छा, तो मैंने आपको जैसे कि पहले बोला कि किसी भी पर्टिकुलर, अब एक राजा है तो वो हर एक छोटा सा इतना गांव, राजा के अंडर इतने बड़े टेरिटरी है, ठीक है, तो वो हर एक इतने छोटे गांव हैं, छोटे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, उन सब की वो नहीं सुनेगा। वो उस एक पर्टिकुलर एक राज्य का जो छोटा मोटा मैटर होगा वो नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना वो नहीं है, उसके पास और 100 काम है, राइट। सो इसलिए एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर जुडिशल सिस्टम बना रहे, एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर जुडिशल सिस्टम अच्छे से चल सके, सबको न्याय मिले। सो इसलिए वहाँ पर सभा समिति कराई जाती थी गाइस। ओके, मतलब एक तरफ से बोलते पंचायत बोल सकते हो आप। और बाद में सभा समिति ये कहीं ना कहीं जो किंग के आगे किंग भी इनमें शामिल होते थे।
Even during the later Vedic time, kings did not possess a standing army. The military officials of Vedic times, the Senani, the general, and the Gramini, the head of village, continued to function. तो ये अर्ली वैदिक पीरियड टाइम के टाइम पीरियड तो है ही है। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में भी मिलिट्री का जो जिस तरह से सिस्टम था वो उसी तरह से रहा। देखा मैंने आपको बोला ना, कंपेयर कर अर्ली के टाइम पे भी ऐसा ही था और लेटर के टाइम पे भी ऐसा ही। जो मिलिट्री जनरल्स है, जो मतलब आज के टाइम का बोल सकते हो सेनापति, उस टाइम के जो बोलते हैं आज के टाइम को जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह हुए उनको बोलते थे सेनानी, ठीक है। एंड जो ग्रामीण जो हेड ऑफ द विलेज, हमको पढ़ा पिछले जब हम यूनिट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ द विलेज को बोलते हैं ग्रामीणी। सो ग्रामीणी भी कंटिन्यू फंक्शन करता रहा। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी कोई चेंज नहीं आया इसमें कि मतलब उसको हटा दिया या उसकी पोजीशन हटा दिया या फिर उसकी पावर कम वगैरह कर दी। जो जैसा था उसको वैसे ही चलने दिया उन्होंने पॉलिटी में। ओके, तो हम देखते हैं कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जो पॉलिटी उसमें कोई खासा इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है। As the time passed by, the yagnas became elaborate and complicated ceremonial, leading to the emergence of learned man known as Brahmanas. तो काफ़ी ज़्यादा जो सैक्रिफाइशियल काम, रिचुअल काम होने लगे वो ब्राह्मण्स को, मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से पहले हमने देखा था कि प्रोफेशन के हिसाब से एक बंदे की कास्ट डिसाइड की जाती थी। तो आज जो टीचर है वो ब्राह्मण हो गया, ठीक है। सो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण्स ने ये मतलब सैक्रिफाइशियल काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यज्ञ वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया एंड ऑल दीज, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण्स को ही इन कामों के लिए बुलाया जाने लगा। And the Aryans expanded to the east and south. Group of people known as Kshatriya emerged to conquer territory and administer them. The remaining Aryans formed a separate class known as Vaishyas, a word derived from vis, meaning people. The non-Aryan formed the fourth class known as Shudras. Nevertheless, these divisions of society were not rigid. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कहीं ना कहीं एक कास्ट सिस्टम का एक पर्टिकुलर एक ओरिजिन बताया गया है कि जो आर्यंस थे वो ही अपने आप ही जो है कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ उनको जो काम करना आता था। बट ये इतना रिजिड नहीं था कि मतलब जो एक बार बन गया, मतलब हेरिडेटरी नहीं था उस टाइम पीरियड में, बाद में हेरिडेटरी बना, ठीक है। तो बात करते कुछ ग्रुप ऑफ जो आर्यंस थे वो मतलब साउथ की तरफ मूव करके ईस्ट की तरफ मूव करके उन्होंने टेरिटरी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो अब टेरिटरी एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, किसने किसी इंसान ने कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई के लिए वो वहाँ का राजा बन गया, मतलब वहीं का डोमिनेटर बन गया, फिर उसने अपने आपको राजा कहलाया। ऐसे करते 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 हर एक इंसान ने जो हर एक ग्रुप जो पावरफुल था उसने टेरिटरी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो वहाँ का राजा बन गया। सेकंड जो थे वो वैश्यास बन गए, ठीक है, जो कुछ लोग थे कहीं ना कहीं वो आम बिजनेस खोलना कि कोई नॉर्मल पीपल कोई काम मिल गया वगैरह वगैरह। और जो नॉन आर्यंस बोलते थे, माना जाता कि जो नॉन आर्यंस है, ठीक है, वो फोर्थ क्लास बनी सोसाइटी में, वो बनी थी शूद्रों की, ठीक है, शूद्रों की। The institution of Gotra, that is the clan, appeared in the later Vedic period. The higher class could marry with the lower class one, but marriage with the Shudras was not permitted. The idea of pollution appeared in the society. सो यहाँ से कहीं ना कहीं एक सोच आती है जो आज के टाइम बोलते हैं ना कि तेरी काफ़ी छोटी सोच है, ऐसा नहीं होता वैसा वगैरह। तो ये वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, दैट इज़ द लेटर वैदिक पीरियड टाइम से पीरियड से गाइस। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, गोत्र मतलब एक पर्टिकुलर क्लेन जिसमें आपने जन्म लिया है, ठीक है। तो ये बोला जाता था कि अपर क्लास का जो गोत्र का इंसान है वो छोटे क्लास से कर सकता है। अब अपर क्लास मतलब क्षत्रिय की बात कर लो आप, ठीक है, वो वैश्य के साथ कर सकता है, ठीक है, वैश्य कहीं ना कहीं आप क्षत्रिय के साथ कर सकता है। लेकिन जो क्षत्रिय है वो फोर्थ क्लास, दैट इज़ द नॉन आर्यंस, जो कि शूद्राज हैं। कौन है? शूद्राज, उनके साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है, क्षत्रिय नहीं कर सकते, वैश्य नहीं कर सकते, ब्राह्मण नहीं कर सकते शूद्र के साथ, ठीक है, क्योंकि वो फोर्थ क्लास है। सो मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं जो है वो सोच स्टार्ट हो जाती है डाउनफॉल की, जो कहीं छोटी सोच, वो अगर बोलते हैं सोसाइटी में जो पोल्यूशन है, सोसाइटी में जो आज के टाइम के जो सोसाइटी की जैसी सोच है वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। ओके, बिकॉज क्योंकि मतलब उन्होंने उस टाइम बोली दिया कि दैट इज दे आर नॉन आर्यंस, दैट इज द शूद्रास, शूद्र से समझाता कि दैट इज वो शुद्ध नहीं है। ओके, The earliest reference of the four ashramas, that is the stage of life, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyasa is found in the जबाला उपनिषद। अब देखो यहाँ पर आएगा जबाला उपनिषद। उपनिषद में किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? फोर रेफरेंस ऑफ फोर आश्रम, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ फोर आश्रम के बारे में बताया जाता है, दैट्स ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। ये एमसीक्यूज वाला फंसता है क्वेश्चन और ये इसको आप इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे गाइस।
The ashram systems was formed to attain four purusharthas, that is dharma, अर्थ, काम एंड मोक्ष। सो मतलब ये सारे चार ये सिस्टम ये क्यों बनाए गए थे, ताकि हर इंसान जो अपनी लाइफ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चीज़ को प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त कर सके, अपनी लाइफ का जो धर्म कर्म उन चीज़ काम को समझ सके। ओके नाउ अगर हम बात करें हाल टाइम पीरियड की, तो जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्किकल थी। ठीक है काफ़ी, लेकिन अगर हड़प्पन टाइम पीरियड की बात करें उस टाइम पीरियड की, तो जो वुमेन की जो काफ़ी जो इंपॉर्टेंस थी वो हाई थी। ओके ओके बट अगर इस टाइम पीरियड की बात करें तो द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड अकॉर्डिंग टू द ऐत्रेय ब्राह्मण। किस में बताया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण। अ डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिस्ट्री बट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ अ फैमिली। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी सोच बताई गई है, डाउनफॉल वुमेन का हो गया है। ओके गाइज, तो यहाँ पर जो डॉटर है दैट इज़ बेटी, डॉटर, उसको दुख का सोर्स बताया गया है कि मतलब बेटी आना आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो बेटी है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब मे बी वो रीज़न ये हो सकते हैं कि सब बड़े सारे रीजन्स हैं, छोटी सोच वगैरह, जिनको लगता है कि बेटा चाहिए उनके वंश को आगे लेके जाएगा वगैरह वगैरह, बेटी है उसका दहेज देना पड़ेगा, शादी है वगैरह वगैरह, सोसाइटी क्या सोचेगी। सो काफ़ी सारी जो ये नेगेटिव सोचें ये हैं उस टाइम पीरियड से ही चलती आ रही हैं ये सोच। ओके बट साथ साथ में ये भी माना जाता है दैट इज़ जो वुमेन है उसकी वजह से ही तो दुनिया है चल रही है। ओके अकॉर्डिंग टू द मैत्रेय संहिता। तो अब आपको जब कभी ये क्वेश्चन आएगा कि किस सबसे पहले वुमेन के डिक्लाइन के बारे में कहाँ से मिलता है सोर्स, सो आपको याद रखना दैट इज ऐत्रेय ब्राह्मण। ओके अकॉर्डिंग टू द मैत्रेयी संहिता देयर आर 3 इवल्स दैट इज लिक्वर, वुमेन एंड डाइस। ठीक है, तो ऐत्रेय संहिता के से हमको ये क्या मिलता है कि 3 जो बुराइयाँ हैं वो कौन सी है, शराब, औरत और जुआ, डाइस। ठीक है, ओबियसली क्यों जो मैन है फिजिकली कहीं ना कहीं वुमेन से अट्रैक्ट होते हैं, सो दैट इज़ वाई इसलिए वुमेन को रखा गया है इविल में। ओके थ्रू मोनोगमी अ मैन हैविंग वन वाइफ वाज द आइडियल बट पोलोगमी अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ वाज फ्रीक्वेंट। ओके तो कहीं ना कहीं मोनोगमी पोलोगमी भी अपने मतलब स्तर पे थी, लाइक था मोनोगमी भी था, लेकिन बस कहीं ना कहीं जो पोलोगमी था वो भी एक अस्तित्व में आ गया था। वुमेन वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज। देखो यहीं से चल रहा था, वुमेन जो है वो पॉलिटिकल मतलब कहीं ना कहीं सभा वगैरह जो राजा की वो लगती है उसमें मना था उनको जाना, अगर कहीं भी जहाँ भी गलती से भी तो कहीं केस वगैरह, तो उनको बड़ा ज़्यादा घूंघट बनाया जाता था, बड़ा ज़्यादा मतलब वो ही होता था। ओके नाउ यज्ञवल्क्य का गागी डायलॉग दैट इज़ बृहद नायिका उपनिषद में हमको देखने मिलता है दैट इंडिकेट सम ऑफ वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। कुछ वुमेन्स अगर आप बोल सकते हो राजकुमारी, ठीक है, प्रिंसेस, महारानी, उनको मतलब हायर एजुकेशन की अवेलेबिलिटी है। ये किसने देखने को मिलता है, दैट इज बृहद नायिका उपनिषद में। नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब हमको नॉलेज वाला है, हमको पता होना चाहिए कि हिंदुइज्म में कितने टाइप्स की मैरिज होती है। ओके तो सबसे पहले होते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह गिविंग द गर्ल टू मैन विद डोरी, एक लड़की की शादी किसी के साथ हो विद डवरी दैट इज़ दहेज, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गलत माना जाता है, लेकिन ये उस टाइम पे है, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट दिव्य विवाह गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस। ठीक है, तो आप किसी पंडित वगैरह को दान दे देना, किसी पंडित वगैरह को समर्पित कर देना अपने पुत्री अपने एक पिता के द्वारा। सो दैट इज़ आज के टाइम में अगर हम बोले तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाए कि मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी चॉइस है, आप मुझे नहीं भेज सकते, तो आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। अगर किसी पिता ने अपनी बेटी को किसी ऋषि मुनि को अर्पित कर दिया तो उसे जाना पड़ता था। नेक्स्ट है अर्श विवाह गिविंग द गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, तो मतलब खरीदना हो गया एक टाइप का। ओके नेक्स्ट है प्रजापति विवाह, उसमें गिविंग द गर्ल टू मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। तो देखो ये काफ़ी अच्छा आज के नाम पे ये प्रचलित है, दैट इज प्रजापति विवाह। ओके सो प्रजापति विवाह को राइज कराओ। ओके नेक्स्ट गंधर्व विवाह, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आप बोल सकते हो, मतलब इस टाइम इवन कि वहाँ से देखो लेटर वैदिक से चल रहा है और इस टाइम 21st सेंचुरी तक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में है ये टॉपिक, दैट इज़ लव मैरिज। सो मतलब हर एक यूथ आज के टाइम पे इसी में गया हुआ है, और मतलब अगर आप बात करो तो 70% जो शादियां हैं वो ओबियसली लव मैरिज ही होती हैं। ओके नेक्स्ट है असुर विवाह, नाम से ही पता लगता है कि थोड़ा काफ़ी नेगेटिव है। मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल। ओके एक टाइप का मतलब क्या ही बोलूँ अब, खरीद के लाई हुई वगैरह। राक्षस विवाह
मैरिज विद डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और विद किडनैप कर, मतलब किसी लड़की को किडनैप कर दिया या फिर किसी राजा को अगर मैंने डिफीट कर दिया, हरा दिया, तो उसकी बेटी वगैरह, उसकी जो भी घर में लड़कियां वगैरह होंगी, फीमेल्स होंगी, उनके साथ शादी करना, दैट इज़ राक्षस विवाह। मतलब किसी और की वाइफ है यार, तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर रख ले, लेकिन नहीं जी। सो मतलब दैट इज़ कॉल्ड राक्षस विवाह। नेक्स्ट है पेशाच विवाह, काफ़ी ज़्यादा गलत, दैट इज़ आर्टिकल 376 गाइज, सॉरी IPC सेक्शन 376। क्या बोलते हैं, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, ठीक है, किसी लड़की के साथ काफ़ी फोर्सफुली आप फिजिकल हो रहे हो, ठीक है, उसका रेप वगैरह करके आपको जब सभा में एक्सेप्ट किया जाता है, अगर आप दोषी ठहरा दिए जाओ तो उसके साथ आपको शादी करनी पड़ती है, ठीक है। मूवी में भी एक डायलॉग था कि एक एक्चुअली एक विलन ने तो मूवी में ऐसा बताया गया था कि हीरो एक लड़की के साथ रेप कर दिया, तो बाद में उसको विलन बाद में उसके पास सॉरी जाता है मांगने लड़की के पास कि मैंने तेरे साथ गलत किया और मैंने तेरे साथ जो गलत किया इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मतलब वहाँ पर डायलॉग आया था कि हाँ फिर मतलब ऐसा हो तो हर बंदा अपने जेब में मंगलसूत्र लेके घूमे, किसी लड़की के साथ गलत काम कर दो, उसके साथ शादी कर दो। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। सो ये हैं हमारे गाइस हिंदू धर्म में इंडियन मैरिज में सारे मैरिज के टाइप्स। आप बताना आपने कौन सा करना है मतलब आपने कौन सा देखा और आपको कौन सा गलत लगा, कौन सा सही लगा, आपने कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ओके नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओके, इसको पढ़ लेते हैं। कुछ अनुलोम विवाह एक यहाँ पर भी है, देखते हैं। मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड द ब्राइड फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड प्रतिलोम विवाह द रिवर्स ऑफ अनुलोम विवाह, ठीक है। तो ये देखो, ये 90s की फिल्मों की स्टोरी बता सकते हो या फिर आजकल के टाइम पे कहीं ट्रेंडिंग टॉपिक है ये भी देखो। जो हीरो है वो लोअर कास्ट का है और जो हीरोइन है वो अपर कास्ट की है, ठीक है। वो बड़ी अमीर की बेटी है लेकिन अमीर उसका बाप विलन है और हीरो बड़ा गरीब है इसलिए वो हीरो है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच बाद में लव हो जाता है और गुंडे उनके पीछे पड़ते हैं वगैरह वगैरह, उनको बर्तन करते हैं, लास्ट में उनकी शादी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड अनुलोम विवाह, जिसमें कि ये है प्रतिलोम विवाह, जिसमें कि जो मेल है अगर वो लोअर कास्ट का लोअर लेवल का है और जो फीमेल है वो अपर लेवल की है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम। और इसका रिवर्स दैट इज़ जो फीमेल है वो है लोअर क्लास की और जो है मेल है वो है अपर क्लास का, तो वो उसको बोलते हैं अनुलोम। और अगर अनुलोम विवाह की एग्जांपल दे दूँ तो एक हीरो है और हीरोइन जो है लोअर क्लास की और जो हीरो है मेन मूवीज़ में उसका फादर यही कोशिश करता है कि हमेशा उसके दोस्त के साथ उसकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन जो कि अमीर है, लेकिन हीरो को वही फिर लोअर क्लास मिडिल वाली गर्ल पसंद आती है। तो एक बार वापस समझ लेते हैं अनुलोम और विलोम को। अनुलोम विवाह में जो है अनुलोम विवाह में मेल है अपर, फीमेल है लोअर, ठीक है, अनु में। उसी के बाद अगर प्रतिलोम की बात करूं तो मेल है लोअर एंड फीमेल है अपर, राइट, ओके, सिंपल था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजन, धर्म की उस टाइम की पीरियड का कैसा धर्म था, अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में क्या क्या चेंज है, क्या क्या था वैसे ओके। द अर्लियर डायनेटिक्स इंद्र एंड द अग्नि रिलेटेड relegated into the background while प्रजापति creator of universe later known as ब्रह्मा, ठीक है, प्रजापति को ब्रह्मा बोला गया है यहाँ पर। विष्णु that is important god of Aryans and the रुद्र god of animals later identified with the शिवा महेश, ठीक है, रुद्र उसको बोला जाता है। कहा क्या रोज इन प्रोमिनेंस नाउ प्रजापति बिकेम सुप्रीम गॉड। अब यहाँ पर बात की है अर्लियर के गॉड की। सबसे पहले अगर हम बात करी जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने सबसे जो प्रचलित जो सबसे खतरनाक जो सबसे मतलब माने गॉड कौन से थे, दैट इज कौन से इंद्र एंड अग्नि एंड सूर्य प्लस वायु वरुण वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन लेटर टाइम पीरियड के टाइम पे और गॉड्स ने उनकी जगह ले ली थी। दैट इज अगर हम बात करें प्रजापति द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज द ब्रह्मदेव, ओके। उसके बाद विष्णुदेव, हम विष्णु भगवान को मानते पालन पोषण करने वाले, एंड द महाकाल, ठीक है, जो जिनको रुद्र बोला गया यहाँ पर, द डिस्ट्रॉयर, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड प्रजापति, ओके। तो ये चेंज आई है। पुशानाज हु
प्रोटेक्ट कैटल इन अर्ली वैदिक पीरियड बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास, ठीक है। सो शूद्रों का भी अलग गॉड इन्होंने बताया गया था। शूद्र तो जो उनके एनिमल की प्रोटेक्ट ही करता था, उनके कैटल्स वगैरह की प्रोटेक्शन करता था, उट दैट इज़ पुशान। तो यहाँ से इनका थोड़ा इतना नहीं है कि क्वेश्चन आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ से बन सकता है कि शूद्रों का स्पेशली कौन सा करता है, पुशाना, ओके, जो कि कैटल वगैरह की रखवाली करता था। बृहद्रनायिका उपनिषद was the first road to give doctrine of transmigration, that is पुनर्जन्म, samsara चक्र एंड डीड्स कर्मा। सो बृहद्रनायिका उपनिषद जिसकी में सबसे पहले पुनर्जन्म की बात की गई है। सो जो अब नेक्स्ट भारत रत्न जो सप्त ब्राह्मण उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम के पीरियड के जो वगैरह थे, कौन कौन से जो है क्या क्या यूनिट था, लेकिन हमने पहले पढ़ा कि जैसे ग्रामणी को जो विलेज गार्ड बोला जाता है, ठीक है, वैसे वैसे ही पढ़ते हैं। इसका क्या है, तो सबसे पहले पुरोहित आता, पुरोहित दैट इज़ अ प्रीस्ट, मतलब पंडित वगैरह। महिषी द क्वीन, ओके, महिषी को क्वीन बोला जाता था। युवराज ऑब्वियसली राजकुमार, ठीक है, प्रिंस। सूता या सारथी द रॉयल हेड या द चटर, जैसे सारथी श्री कृष्ण जी भगवान जो कि महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे, ठीक है। सो वैसे सेनानी द जनरल, मतलब सेनापति, ओके। उसके बाद ग्रामणी द हेड ऑफ विलेज, मतलब सरपंच अगर बोल सकते हो। उसके बाद क्षाटा द गेटमैन या चैम्बरलिन आप बोल सकते हो, वही जो दरवाजे पे खड़े रहते थे, जो दो डंडे पकड़ के भाला पकड़ के उसको बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद संग्रहित्री दैट इज़ द ट्रेजरर, जो खजाना वगैरह की वो करता है, ठीक है, रखवाली यहाँ कर सकते हो। उसके बाद है बगदूदा, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस वगैरह, टैक्स कलेक्शन करना। अक्षवापा कोटेर, मतलब जो जज वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद पालागला फ्रेंड ऑफ किंग, दोस्त वगैरह मित्र का अलाई, ओके। उसके बाद गोविकर्ता द हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये है उस टाइम पीरियड का जो एक यूनिट है, ओके। जो सोसाइटियल उनका जो पॉलिटिकल वो है वो, ओके। और रिलीजन की बात करी जाए, सेक्रीफाइस की बात नहीं करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अधूरा रहता है, ओके। उस टाइम देखते हैं कि क्या क्या सेक्रीफाइस थे। तो दो टाइप के सेक्रीफाइसेस माने गए हैं, कौन सा है, सबसे पहला टाइप कौन सा, सबसे पहले है लघु यज्ञस, ठीक है, जिसमें सिंपल या प्राइवेट सेक्रीफाइस आपको बोल सकते हैं, परफॉर्म बाई हाउस होल्डर, मतलब एक घर का मालिक अपने सिंपल प्राइवेटली अपने लिए करवा रहा है, ओके। पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दशरथ यज्ञ, या फिर आप अमावस्या लेडी ऑफ डार्कनेस, अमावस्या को किया जाता है, ठीक है, मूवीज में बताया जाता है। उसके बाद पूर्णिमा यज्ञ ऑन पूर्णिमा ऑन द डे ऑफ फुल मून, ठीक है। सो ये दो इंडियन अमावस्या पूर्णिमा इन दिनों पे ये करवाया जाता था, ठीक है, बाय प्राइवेट होल्डर, ठीक है, मतलब किसी इंसान के द्वारा अपने लिए करवाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, महायज्ञस। महायज्ञस ग्रैंड, मतलब रॉयल, मतलब राजा वगैरह जो करवाते हैं, जो मतलब पूरे, जैसे आप या फिर कहीं मंदिर वगैरह में देखते हो, पूरे गाँव के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। सेक्रीफाइस दैट कुड ओनली बी अंडरटेकन बाय एरिस्टोक्रेटिक एंड द वेल्थी मैन ऑफ द एंड द किंग। तो मैंने बोला जो बड़े ज़्यादा अमीर वगैरह हो, जैसे राजा वगैरह महाराजा वगैरह करा सकते हैं। तो सबसे पहले है राजसूय यज्ञ। इसमें आपको इन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको यज्ञों के नाम रखना है, राजसूय यज्ञ, वाग्यापी यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। ओके, उसके बाद कौन सा है, अग्निस्त्रोतम यज्ञ, sacrifice dedicated to Agni, which lasted one day. Although Yagnika performed of Yag and his wife spent ascetic life for a year before Yagna, one of the occasion of this Yagna Soma Rasa was consumed. Now guys, next जो सबसे हमारा important topic that is economy. Okay, एक मिनट, इकोनॉमी उस टाइम कर अर्थशास्त्र किस तरह से, उस टाइम का जो काज किस तरह से था। लैंड हैड नाउ बिकम मोर अवेलेबल देन किंग, अच्छा सॉरी काउस। अब बात करें जाए अगर फाइनेंशियली की, अगर इकोनॉमिकली की, तो हमने देखा कि जो काउ है दैट इज़ गौ माता जो है, उस टाइम अगर हम अर्लियर के टाइम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी गौ, ठीक है। काउ द मेन सोर्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। बट लेटर के टाइम पीरियड की बात करते तो लैंड, ठीक है, लैंड, क्योंकि टैक्स वगैरह लगने लगे लोगों पे, उनको पता है कि लैंड से ही ज़्यादा उपज निकलेगी। सो लैंड ने जो है कव को रिप्लेस कर दिया, ओके। द प्लो वाज वेस्ट एट टाइम ड्रॉन बाई 24 ऑक्सन मैन्योर वाज नोन। उस टाइम देखो खाद आ गई थी। द राइस, बरेली, बीन्स, सीशम एंड व्हीट बरेली आर कल्टिवेटेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस इन दैट as indicated by new occupation of like fishermen, washermen, dyers, cook, doorkeepers, footmen, indicating specialization. Distinction was drawn between the चर्ट मेकिंग एंड द कारपेंटर एंड द टर्म। अच्छा, सो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल बताएगा कि कल्टिवेशन वगैरह भी हो गई थी, ये सारी ये फसलें आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। Considerable advance was made in the knowledge of metals. Mentioning of tin, silver, and iron was made apart from the gold as and ayas. Their
इधर कॉपर और आयरन इन वगैरह। सो इन चीज़ों की इन्वेंशन भी हो चुकी थी कहीं ना कहीं, और इन चीज़ों को भी यूज़ किया जाने लगा। दैट इज़ ठीक है, कौन कौन से थे, सिल्वर, आयरन, टीन वगैरह। ओके, ना यहाँ पर गाइज उससे अगर पहले बात की जाए तो दैट इज़ PGW कल्चर भी आया था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है PGW कल्चर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद लेटर के बाद ही आता है पेंटेड ग्रे वेयर। इसका टाइम पीरियड था, कितना टाइम पीरियड था, 1100 BC to 600 BC गाइज। ओके ना, अगर हम बात करें महाजनपद पीरियड की, ठीक है, तो महाजनपद उनकी कैपिटल्स प्लस उनके मॉडर्न आज का टाइम पीरियड की लोकेशन कहाँ पर है वो भी। तो आपने ये गाइस पूरे याद करके लेना, और यहाँ से मैंने बोला ना कि एक ना एक तो मल्टीपल आ ही जाता है। ओके, तो अगर बात करें नॉर्मल तो अंगा की कैपिटल है चंपा, जो कि आज के टाइम पे मुंगेर भागलपुर है। मगध की बात करेंगे जो उसकी कैपिटल है गिरिविराज और राजगीर, तो गया पटना में है। ओके, काशी की बात करें तो काशी बनारस में है। वत्सा की अगर बात करें तो उसकी कैपिटल कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में है। कुशाला की जो है सरस्वती है, ईस्टर्न यूपी में आता है। सुरसेना मथुरा में आता है। पांचाला जो है उसकी कैपिटल अहिचित्र या कंपलिया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। कुरु है, उसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुरा बोल सकते हैं, उसकी मेरठ या साउथ ईस्ट हरियाणा में आता है। मत्स्य की बात करो विराटनगर जयपुर में आता है। चेदी या कैपिटल बांदा या सुतिविदा, जो कि बुंदेलखंड में आता है। अवंती की कैपिटल उज्जैन या महिष्मती, मध्य प्रदेश और मालवा में आता है। गंधा की कैपिटल तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी में आता है। ओके, कंबोज की कैपिटल यहाँ पर गलत पुंछ है, दैट इज़ हाटक भी बोल सकते हो, हाटक। ठीक है, HATA, जो कि राजौरी में वगैरह में आता है। ठीक है, अस्माका जो है उसकी कैपिटल है प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद वेजी है, उसकी कैपिटल है वैशाली, जो कि वैशाली में ही आता है। माला है, उसकी कैपिटल है कुशीनगर उसकी आज के नाम के दिदोरे यूपी में आता है। तो ये महाजनपद उनकी कैपिटल्स प्लस उनकी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम के मॉडर्न लोकेशन। तो आज के टाइम की क्या पता, आपको सीधे मगध पूछ ले और उनकी मॉडर्न लोकेशन पूछ दे, या फिर कैपिटल पूछ ले और उनकी मॉडर्न लोकेशन पूछ दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, सो उसके और जो जैन लिटरेचर है भगवती सूत्ता, तो उसमें हमको 16 महाजनपद के बारे में देखने को मिलता है। तो सोर्स किसका, महाजनपद का सोर्स कौन सा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय, जैन लिटरेचर भगवती सूत्ता। ओके, सो दो टाइप की स्टेट थी अगर हम बात करें महाजनपद के, मोनार्किकल स्टेट एंड नॉन मोनार्किकल स्टेट, या रिपब्लिकन स्टेट बोल सकते हो। सो जो मोनार्किकल स्टेट थी वो कौन सी थी, वो यहाँ पर हम दैट इज अंगा, ओके, मगध, काशी, कोसाला, वत्सी, चेरी, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, गांधार। तो ये सारी जो थी मोनार्किकल स्टेट थी, वो आपने यहाँ पर लोकेट करनी है। ओके, उसको रिपब्लिकन स्टेट कौन सी थी, दैट इज वेजी, महला, कुरु, पंचाल एंड द कंबोज। ओके गाइस, वो सबकी आपको समझ आ रहा है साथ साथ में। नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द राइज ऑफ मगध। किस तरह से जो मगध है वो इतने सारे 16 के 16 जनपदों में सबसे ज़्यादा डोमिनेशन में आया। ठीक है, किस तरह से जो उसका राइज हुआ। Political history of India from the 6th century BC onwards is the history of struggle between the four states Magध, Kosala, Vatsa, Avanti for supremacy. The ultimate kingdom of Magध emerged to be the most powerful, one of the succeeding are the founding empire. ठीक है, तो चार आप बोल सकते हो स्टेट्स या फिर चार जनपद, दैट इज मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती, इनके बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चला। ठीक है, काफ़ी टाइम पीरियड तक, दैट इज 6th सेंचुरी BC से लेकर ऑनवर्ड। ओके, उस टाइम पीरियड में बट में जो मगध है वो काफ़ी ज़्यादा राइज होने में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मगध के जो रूलर थे उन्होंने उनके वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट थे। ठीक है, पावरफुल थे, प्लस उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंस काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी लगाई, जैसे मैट्रिमोनियल अलाइंस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ओके, सो ऐसे ऐसे पॉलिसी लगा के उन्होंने मगध को जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। ओके, रीज़न क्या है उसके सक्सेस का, Magध enjoyed advantageous geographical position in the age of iron because the richest iron deposits were situated not far away from the Rajgir, the earliest capital of Magध, and could be used for making weapons and the implements। मैंने आपको पहले बताया, दैट इज जो मगध था, जो इलाका था वो जोग्राफिकली जो बड़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर था। जोग्राफिकली जो उसके जो पोजीशन थे वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इलाका जो रिच था, रिच किस चीज़ में रिच था, आयरन ओर के जो मटेरियल्स हैं, जो भी आयरन ओर वहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता था। सो जो कि यूज़ होता था वेपन्स बनाने में। ठीक है, तो ये काफ़ी रीज़न रहा तो उसके राइज होने का, जो कि जो आयरन और जो रिच मटेरियल्स वगैरह मिलते थे वो कहाँ पर मिलते थे, मगध। और हमको पता है कि मगध की जो मगध में राजगीर, जो हम जानते हैं कि राजगीर जो है मगध की अर्लीस्ट कैपिटल है।
Next, iron axes were perhaps useful in the clearing thick forest and iron red plowshares had land better than had help increased again. अच्छा सो यहाँ पर आयरन और जो है ना कि सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए सो कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे से लंबे फॉरेस्ट वगैरह तो उसको भी काट वगैरह देते थे, साफ़ कर देते थे, उसके बाद वहाँ पर प्रोडक्शन करी जाती है एग्रीकल्चर, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी हेल्प, वो भी एक रीज़न बनता है इसके राइज का। ओके गाइस, मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन्स द एलिवेन वंस क्लियर्ड द जंगल्स प्रूव्ड इमेंस फर्टाइल एंड द फूड सरप्लस वाज दस अवेलेबल, ठीक है। जो मगध है वो काफ़ी ज़्यादा जो बात करें तो गंगा के सेंटर में लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। सो जो गंगा जब ऊपर से आती है तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा वो लेके आती है, ओके, मिनरल्स वगैरह। तो वो यहाँ के जो एरिया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, Magad enjoyed special advantages in military organization. Although the Indian states were well acquainted with the use of horses and the chariot, it was Magad first to use elephant and the large scale war against अच्छा। सो काफ़ी ज़्यादा देखो आयरन का तो उनको सपोर्ट है ही है, उसके बाद एग्रीकल्चर का भी उनको है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छी है, सो उनकी जोग्राफिकल पोजीशन भी अच्छी है। उसके बाद उनके जो रिवर गंगा की वजह से उनकी जो गंगेटिक प्लेन में अवेलेबल सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रिच फर्टाइल है। प्लस उनके पास उन्होंने भी जो सबसे पहले अगर बात करी जाए युद्ध की तो पूरे भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो एलिफेंट्स वगैरह जो थे, हॉर्स वगैरह, वो मगध वालों ने स्टार्ट किए थे बैटल फील्ड में। ओके, जंगल वगैरह बड़े पास पड़ते थे, उनको जानवर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे कि हाथी हो गया, ठीक है, हॉर्स वगैरह हो गया एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक दैट इज हर्नेका डायनेस्टी। तो इसका टाइम पीरियड है 544 से लेकर 412 BC तक, इसलिए ओके। तो फाउंडर अगर बात करें जाए इसके तो वो है बिम्बिसारा, ठीक है, किसके, हर्नेका डायनेस्टी के। तो जैसे MCQ आता है कि हर्नेका डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन से, दैट इज बिम्बिसार। तो बिम्बिसार काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रूलर थे। ओके गाइस, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ कोसाला, ठीक है। जो कोसाला जो एक राजा था उसकी प्रिंसेस दैट इज कोसाला देवी, ठीक है, जिसका महाकोसाला सिस्टर ऑफ कोसाला किंग प्रसन्नजीत जो थे वो कोसाला के राजा थे। और राजा की बहन कौन थी, राजा की बहन थी कोसाला देवी या फिर महाकोसाला बोल सकते। उससे शादी की थी किसने, उससे शादी की थी बिम्बिसार ने। अब इससे क्या होगा, मैट्रिमोनियल लाइंस बन गई और उसको वही इलाका मिल जाएगा गाइस। ओके, लिच्छावी चेलेना सिस्टर ऑफ लिच्छावी हैड चित्का देखो एंड मदरा खेमा डॉटर ऑफ मदरा किंग। सो इन तीनों से इसने शादी की थी, विच हेल्प हिम इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था, दैट इज मैट्रिमोनियल अलाइंस गाइस। ओके, ही गेन पार्ट ऑफ काशी एज डाउरी इन हिज मैरी विद द सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, ठीक है। जो कोसाला की जो पहली जो उसकी बीवी थी कोसाला की, उसने उससे शादी करके उसको काशी जो है वो डाउरी में मिला था, दहेज में मिल दिया था, ठीक है। ही कनकर्ड अंगा, उसने अंग को कनकर किया था, और अब अंग की कैपिटल क्या है हमको पता है, दैट इज चंपा। ओके, he sent royal physician Jivika to Ujjain when Avanti king was suffered by jaundice known as Senya. He was the first Indian king who had regular and standard army, ठीक है। तो ये पहला किंग था जिसके पास रेगुलर स्टैंडिंग मतलब 24 घंटे कभी भी तैयार होती थी, ठीक है। ही बिल्ड सिटी ऑफ न्यू राजगीर, तो इसी ने बसाई थी सिटी ऑफ न्यू राजगीर। ओके गाइस, तो बिम्बिसार के बारे में इतना ही है जानने के लिए। ओके, ना बिम्बिसार के बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अजातशत्रु जो कि सक्सीड किया था, जिसने सक्सीड किया था उसके पिता दैट इज बिम्बिसार को, मतलब बिम्बिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु ने अपने फादर को मतलब मार दिया था या फिर सीज्ड, और उसके बाद उसका जो थ्रोन दैट इज उसका जो तख्त है उसको छीन लिया था अपने पिता से ही, अपने पिता को ही मार दिया था अजातशत्रु ने, सोच सकते हो इसका नाम ही अजातशत्रु। ओके, फॉलोड बाई मोर अग्रेसिव, तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था गाइस ये, मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था। अजातशत्रु गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी एंड ब्रोक इट्स अर्लियर अमिकल रिलेशंस बाय द अटैकिंग एंड हिज मैटरनल लंका प्रसन्नजीत एंड किंग ऑफ कोसला। सो अजातशत्रु ने जब भीमसार मर गया तो उसके बाद अजातशत्रु छोटा था मतलब, ठीक है। उसके बाद जो किंग था कोसाला का वो अपना एरिया वापस मांगने लगा जो कि उसको डोरी में दिया गया था उसके पिता को। तो अजातशत्रु ने उसको मना कर दिया। उसने अजातशत्रु ने उनके साथ उनको अटैक करके उनके साथ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो अपने अलाइंस थे वो ख़राब कर दिए थे गाइस। ओके, उसके मैटरनल अंकल थे कोसाला पे। द वेजी कॉन्फेडरेशन वाज अजातशत्रुज नेक्स्ट टारगेट। उसके बाद उसके नेक्स्ट टारगेट कौन था, वेजी, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, वैशाली। दिस वॉर वाज लेंथेस्ट वन एंड tradition tell after a long period 16 years he was able to defeat the discord Veji only through deceit by sowing the seeds among the people of Veji। तो काफ़ी साल लंबा टाइम पीरियड लगा था इसको ये जीतने में, 16 साल। ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं उसने वीजी के जो उस टेरिटरी को जीता था। ओके।
द थ्री थिंग्स दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू डिफीट वीजी। तो वीजी को हराने में तीन चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही इसके लिए, वो कौन सी है? सुनिधा एंड वत्सकार, दैट इज अजातशत्रु डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स हु सोड द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग्स वीजी। ओके, तो जो सुनिधा और वत्सकार, तो ये इनके नाम आ सकते हैं, सुनिधा एंड वत्सकार, जो दो इसके मिनिस्टर थे। उसने वेजी के जो लोग थे उनके बीच काफ़ी ज़्यादा फूट, मतलब बोल सकते ना, डिवाइड एंड रूल, वो काफ़ी ज़्यादा वो पॉलिसी यहाँ पर अपनाई थी। ओके, सेकंड कौन सा है? सेकंड है रथमुसाला, अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मेस वाज अटैक्ड। एंड थर्ड इज महाशिलाकंटक, अ वॉर इंजन विच कैप्टर्ड अ बिग स्टोन्स। ठीक है, अगर आप बोलते तो अब अगर आप बोलते मंजनी, क्या बोलते थे, एक यार मिसाइल बोलते तो जैसे भी यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे पत्थर फेंकना। ठीक है, तो ये ऐसा टायरों पे बड़े बड़े बॉक्स में बनी होती थी और ये ऐसा करके पत्थर फेंकती थी गाइस। ठीक है, बाहुबली में नहीं देखा हुआ, सो दैट्स वाई। In this way, Kashi and Vaishali, the capital of Fiji, were added to the Magda, making its more powerful territorial power in the Ganges Valley. He built fortified Rajgira and at village called Patali. Patali. Okay, on the bank of Ganges. यही थी गाइज अजातशत्रु के बारे में भी बातें, कुछ नॉर्मल नॉन में पढ़ना, हमने जाकर ज़्यादा डीप जाके नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड है 1412 से लेकर 1344 BC तक। इसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो डायनेस्टी जहाँ से डाउनफॉल हुई वो यहीं से स्टार्ट हुई। नाग दशक वाज अनवर्दी टू रूल, सो द पीपल गॉट डिस्गस्ट एंड इलेक्टेड शिशुनाग एज द किंग, द मिनिस्टर ऑफ लास्ट किंग। ठीक है, जो लास्ट किंग था हरियाणा डायनेस्टी का, उसके वो इतना ज़्यादा एबल नहीं था। ठीक है, सो दैट्स वाई उन्होंने शिशुनाग जो था उस जो कि लास्ट किंग का मिनिस्टर था उसको अपना रूलर चुन लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रधोत्य डायनेस्टी ऑफ अवंती। ठीक है, अवंती जो डायनेस्टी थी प्रधोत्य, उसने शिशुनाग ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस वाज टू एन एंड ऑफ 100-year old rivalry बिटवीन मगधा एंड अवंती। फ्रॉम देम ऑन अवंती बिकेम पार्ट ऑफ। अच्छा, सो इसने 100 सालों से जो चली आई हुई जो एक राइवलरी उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपका दुश्मनी नहीं रहेगा तो आपका मतलब कंपटीटर कौन बचेगा। सो अवंती जो उनका काफ़ी टाइम पीरियड से जो मगध की जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीटर थे, इसने उसको भी मगध में मिला लिया। ओके, शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाई कालाशोका। शिशुनाग को किसने सक्सीड किया था? कालाशोका ने सक्सीड किया था। हिज रीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही कन्वीन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन द वैशाली। ठीक है, सो कालाशोका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई है वो इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। तो यही था बस शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, इतना ही बताया हुआ है। यहाँ पर एक मिनट, अजातशत्रु के बारे में वो थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और रहते हैं। अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन दैट इज उदयन। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 460 BC से लेकर 440। ठीक है, जो कि 20 टाइम का टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका जो बेटा था उदयन, उसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उसने किस सिटी की फॉर्मेशन की थी? पाटलिपुत्र। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र की फॉर्मेशन, पाटलिपुत्र की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसने की थी? वो की थी उदयन ने। ठीक है, और इसी ने दैट इज़ उदयन ने जो कैपिटल थी कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, पहले मगध की कैपिटल उसने राजगृह से लेकर पाटलिपुत्र किसने की थी? उदयन ने ही की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर इसी की, तो उदयन को किसने सक्सीड किया था? उदयन को सक्सीड किया था अनुरुद्धा। ठीक है, अनुरुद्धा। ठीक है, उसके बाद अनुरुद्धा को किसने सक्सीड किया था? मुंडा। ओके, तो ये सारे इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। एंड उसको किसने सक्सीड किया था? नाग दशक, जो हमने पढ़ा। उसके बाद नाग दशक को किस तरह से जो शिशुनाग ने ओवरथ्रोन किया था। ठीक है, तो यही था इनका अजातशत्रु के बाद उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे? तो हमारे आज का टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है दैट इज नंदा डायनेस्टी का। तो नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 344 से लेकर 323 BC। देखो आप देखो क्रोनोलॉजिकली किस तरह से हम टाइम पीरियड के पीछे आते जा रहे हैं। आई होप कि आप सबको जो सारे नोट्स साथ में आप बनाते जा रहे होंगे। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय महापद्मा हु एस्टैब्लिश अ न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज द नंदास। ठीक है, जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसके बाद वो डाउनफॉल हो गई थी। उसको किसने डाउनफॉल किया था? उसको महापद्मा ने डाउनफॉल किया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने नंदा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। महापद्मा नोन एज श्रवक्षत्रनिकी, द uprooter of all kshatriyas, that is in पुराना में, and उग्रसेन that is owner of huge empire, that is पाली। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड के है नंदा टाइम पीरियड। पुराना काल महापद्मा एक तराई
द सोल मोनार्क, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो था। लेकिन हम बात करें नंदा डायनेस्टी की, तो हमको पता है इसको किसने डाउनफॉल किया था, दैट इज़ मौर्यन ने, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने। He too seemed to have overthrown all dynasties which ruled at the time of Shishnaga. He is often described as the first empire builder of Indian army. तो देखो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री गाइस, तो दैट इज़ नंदा डायनेस्टी गाइस, ओके। क्योंकि इसने शिशुनाग को ख़त्म करके जो बाकी सारा वो टेरिटरी था उसको पूरा का पूरा एक्सपैंड कर लिया था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पड़ता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ नंदा डायनेस्टी विच इज़ महापद्म एक तरह, ओके। महापद्म वॉज सक्सीडेड बाई हिज 8 सन, ठीक है। उसके बाद उसके 8 बच्चे थे। धनानंद वॉज द लास्ट वन, तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन था, धनानंद, ठीक है। द लास्ट किंग धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल एग्राम्स और एक्सेंड्रन ऑफ द ग्रीक टेक्स्ट, ओके। तो लास्ट जो बेटा था उसका धनानंद था और वो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीक टेक्स्ट जो थे तो उनसे होता था। इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंद दैट द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326। अच्छा, धनानंद जो था वो महापद्म का 8वां बेटा था, वो लास्ट किंग था इस टाइम इस डायनेस्टी का गाइस। इसी का टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता है उसका इन्वेजन हुआ था इंडिया में। उसका इन्वेजन हुआ था इंडिया में। कब हुआ था उसका इन्वेजन? उसका इन्वेजन हुआ था 326 BC में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। The Nanda dynasty came to an end about 322 से 321 BC and was supplemented by another dynasty known as Mauryas with Chandragupta Maurya as the founder, ठीक है। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जाने के बाद उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही वगैरह मचाई थी, तो ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ था, मतलब सस्टेन नहीं था, पॉलिटिकल अनस्टेबल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी का फ़ायदा उठा के इसको डाउनफॉल कर दिया और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, अपनी डायनेस्टी को बसा लिया। दैट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी का स्टार्ट किया? मौर्य, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। वो अलग बात है कि चाणक्य की बेइज्जती की थी धनानंद की कोर्ट में, और चाणक्य ने अपने जटाएँ खोल दी थी और बोल दिया था कि जब तक मैं तुझे डाउनफॉल नहीं करूँगा मैं अपनी जटाएँ नहीं बांधूंगा। एक स्टोरी है, ठीक है, आप आके जाके कहीं से मिलेना। ओके गाइस, तो ये है आज का टॉपिक, काफ़ी थोड़ा सा लेंथी था, ओके। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। होप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरे तरह, जिस तरह से मुझे इंटरेस्ट आया था, ओके। तो आप सभी को इंटरेस्ट आएगा और आपने साथ में MCQ जो है सारे नोट कर दिए हों, और जब हम MCQs पढ़ेंगे आपके बिल्कुल अच्छे से सभी के सभी MCQ सॉल्व हो जाएंगे गाइस। तो उम्मीद है इसी के साथ आप अगले वाले टॉपिक में, दैट इज़ लेक्चर नंबर सीरीज 10 में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू एंड बाय बाय।